हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDLA 136 के फर्स्ट ब्लॉक का थर्ड यूनिट कवर करेंगे। इस यूनिट का नाम है सरकारी पत्राचार तथा टिप्पण और प्रारूपण। तो इससे पहले इस यूनिट की 2 वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने औपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र इन टॉपिक्स पर डिस्कशन कर लिया था। इस वीडियो में हम सरकारी पत्राचार की प्रक्रिया इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम टिप्पण लेंगे। टिप्पण पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सरकारी पत्राचार की प्रक्रिया होती है, मतलब कि जब भी सरकारी कामकाज में कोई पत्र आता है, जब भी किसी भी कार्यालय में कोई पत्र आता है, तो उसको कार्यालय की भाषा में यानी कि ऑफिस में कोई पत्र आता है तो उसकी भाषा में उसको आपत्ति कहा जाता है। इसमें बताया जा रहा है आपत्ति कहा जाता है उस पत्र को, और उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और फिर उसको संबद्ध अनुभाग के अधिकारी के पास, संबद्ध अनुभाग का जो अधिकारी होता है वो डायरीकर्ता के पास भेज देता है, और फिर डायरीकर्ता उसको डायरी में दर्ज करता है और फिर अनुभाग अधिकारी को दोबारा से वापस उसके पास भेज देता है, उसके पास सब प्रस्तुत कर देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो भी पत्र कार्यालय में प्राप्त होता है किसी भी व्यक्ति को, उसको आपत्ति कहा जाता है। कि आप हम ये नहीं पढ़ेंगे आगे कि कार्यालय में प्राप्त पत्र, आगे आपत्ति ही नाम आएगा, तो आप ये याद रखिएगा। आपत्ति उसे कहा जाता है जो पत्र कार्यालय में प्राप्त होता है और वो कार्यालय में या फिर किसी भी मंत्रालय में पहुंचता है, तो आपत्ति रजिस्टर में उसको दर्ज किया जाता है, उसको डायरीकर्ता के पास भेजा जाता है और डायरीकर्ता उसको अपने रजिस्टर में अपनी डायरी में दर्ज कर लेता है और फिर उसकी एक संख्या मिल जाती है उसे, और फिर उस संख्या के साथ उसको जोड़ देता है, फिर उसको अनुभाग अधिकारी के पास, सेक्शन ऑफिसर के पास भेज देता है। अब इसमें ये बताया जाएगा। हम टिप्पण पर डिस्कशन करते हैं। टिप्पण क्या होता है? टिप्पण ये होता है कि जब कार्यालय में कोई पत्र आता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है, कार्रवाई का एक सिलसिला सा शुरू हो जाता है, और जब तक वो कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, मतलब कि कोई पत्र, उसमें कोई समस्या है, जब तक उस समस्या का निपटान नहीं हो जाता, उसका सोल्यूशन नहीं मिल जाता, तो कार्रवाई चलती रहती है। जो कार्रवाई चलती है, कार्रवाई होती है, उसी को ही टिप्पण कहा जाता है। इस कार्य के हर चरण में दिए गए सुझाव, संकेत, निर्देश, दर्ज किए गए तथ्य, सूचनाएं आदि सभी टिप्पण कहलाती हैं। यानी कि कार्यालय में, अभी मैं और अच्छे से समझाती हूँ थोड़ा। कार्यालय में कोई पत्र आया जिसको हम आपत्ति कहते हैं, आपत्ति आया, अब जो अभी आपत्ति आएगी उस पर जो कार्यवाही होगी उसका एक बहुत लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है, सिलसिला चलता है बहुत दिनों तक उस पर कार्यवाही होती है। अब जितने भी दिनों तक उस पर कार्यवाही होगी और जब तक उसका लास्ट टाइम सोल्यूशन, एंड में सोल्यूशन नहीं मिल जाता, सही सोल्यूशन नहीं मिल जाता, उसमें उसके लिए जो भी कार्यवाही होती है उसके लिए सुझाव दिए जाते हैं, कई सारे सुझाव दिए जाते हैं, संकेत होते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, दर्ज किए गए तथ्य यानी कि फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जिनको ध्यान में रखकर कोई भी निर्णय लिया जाता है। सुझाव को ध्यान में रखकर, संकेतों को, निर्देशों को ध्यान में रखकर, सूचनाओं को, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उनको ध्यान में रखकर जो भी निर्णय लिया जाता है, तो उसको निर्णय लेने की उस पूरी प्रक्रिया को ही टिप्पण कहते हैं। वो पूरी प्रक्रिया टिप्पण कहलाती है। बिना टिप्पण कार्य के किसी भी पत्र का अंतिम रूप से निपटारा संभव नहीं है। मतलब कि जब तक कार्यवाही नहीं होगी, जब तक इन सारी चीजों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, सुझावों को, निर्देशों को, संकेतों को, तथ्यों को, सूचनाओं को, सबको ध्यान में रखकर कोई भी काम नहीं किया जाएगा, किसी भी कार्यवाही का सोल्यूशन नहीं निकाला जाएगा किसी भी समस्या का, तब तक वो भी जो काम होगा वो टिप्पण के बिना नहीं हो पाएगा। उसी को ही हम टिप्पण कहते हैं और वो टिप्पण के बिना नहीं हो पाएगा। आपत्ति मिलने के बाद संबंधित अधिकारी उसे संगत या फिर फाइल पर अपनी टिप्पणी के साथ अनुभाग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है। मतलब फाइल के साथ जोड़ देता है, जिसको भी वो आपत्ति मिलती है या फिर पत्र मिलता है तो वो उसको फाइल के साथ जोड़ देता है, और फिर अनुभाग अधिकारी जो होता है, जिस अधिकारी के लिए वो पत्र आया होता है, उसके सामने पेश करता है। यदि उस विषय पर कोई फाइल पहले से मौजूद ना हो तो नई आपत्ति के विषय में पहली टिप्पणी संबंधित सहायक की होती है। संबंधित सहायक जो होता है वो अपनी पहली टिप्पणी देता है। टिप्पणी मतलब अपने जो विचार हैं, उसकी जो सोल्यूशन देना चाहता है वो किसी भी पत्र की समस्या पर या फिर किसी भी विषय पर, तो वो टिप्पणी होती है, वही टिप्पण कहलाती है। विचार जो होते हैं किसी भी अधिकारी के, तो वो उसको पहली टिप्पणी जो होती है वो संबंधित अधिकारी से होती है। यदि पहले कोई पत्र व्यवहार हो चुका है तो उसका सार भी वह टिप्पण में देता है। यानी कि अगर पहले कोई पत्र आया है, उस पत्र पर कोई कार्यवाही हो चुकी है, तो उसका सार भी देगा, वो उसकी जो इम्पोर्टेंट और मेन बातें होंगी वो भी उसमें देगा। अब इसमें बताया जा रहा है कि कोई भी प्रश्न है, जब भी हमारे सामने कोई समस्या होती है तो हम मौखिक रूप से उस पर डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठकर, अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ बैठकर बातचीत करते हैं, और फिर हमें उसका सोल्यूशन समझ आ जाता है, तो फिर हम वो वही करते हैं। लेकिन जो सरकारी कामकाज होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें हर चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको लिखित रूप में करना पड़ता है ताकि हमारे पास वो सबूत के तौर पर
जरूरत पड़ने पर वो हमारे पास हो, सबूत के तौर पर वो हमें मिल जाए, आसानी से मिल सके और हमें समझ भी आए कि उस समय वो जो निर्णय लिया गया है वो किस वजह से लिया गया है, कौन कौन से नियमों को ध्यान में रखकर लिया गया है, किस परिस्थिति में लिया गया है, तो ये सब हमें समझ आ सके। इसलिए ही जो टिप्पण कार्य होता है उसको वो स्थायी रिकॉर्ड होता है। उसको स्थायी रिकॉर्ड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लिखा जाता है। कोई भी चीज होती है, अगर हमारे पास कोई भी चीज हम लिखित में रखते हैं, कोई भी रिकॉर्ड हम लिखित में रखते हैं तो उसको हम स्थायी कहते हैं। तो इसलिए ये जो टिप्पण कार्य होता है ये लिखित रूप में होता है और साक्ष्य के जरूरत पड़ने पर हमें ये साक्ष्य के तौर पर हमारे पास होता है। फाइल पर हुई टिप्पणी देखकर ये बताया जा सकता है कि कोई निर्णय कब लिया गया, किन परिस्थितियों में, किन नियमों और प्रावधानों के अंतर्गत लिया गया, जो मैंने अभी आपको बताया। अब इसमें बताया जा रहा है कि टिप्पणी लिखने के क्या उद्देश्य होते हैं, क्या क्या उद्देश्य होते हैं जो ध्यान में रखकर टिप्पणी लिखी जाती है। तो प्राप्त पत्र में दिए गए विषय पर सभी तथ्यों और उनके पूर्ववृत्त के बारे में संबंधित अधिकारी को जानकारी देना, यानी कि जो पत्र में लिखी गई समस्या है या फिर विषय है उससे संबंधित जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो और उससे पहले की जो जानकारी है वो सभी संबंधित अधिकारी, यानी कि जिस अधिकारी को वो टिप्पणी देनी है उसको सबकी जानकारी देना, उसको लिखकर बताना टिप्पणी में। फिर प्रस्तुत विषय में जो भी कार्यवाही संभव हो या विकल्प संभव हो उनको स्पष्ट करना। ऐसा करते समय संगत नियमों का हवाला भी देना। मतलब अगर कोई टिप्पणी जो संबंध अधिकारी के पास जाते तो संबंध अधिकारी जो होता है वो जो भी व्यक्ति टिप्पणी लिख रहा है तो उसको कार्यवाही से संबंधित जो भी निर्णय होते हैं, जो भी विकल्प होते हैं, जो भी ऑप्शन होते हैं उनको ध्यान में रखना होता है और उनको बताना होता है स्पष्ट रूप से, ताकि वो स्पष्ट हो जाए, जो भी व्यक्ति पढ़े उसको तो वो उसको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। और उसको ये सब टिप्पणी लिखते समय उन नियमों के बारे में भी बताना चाहिए जिन नियमों को ध्यान में रखकर उसने वो ऑप्शन बताए, उस समस्या का सोल्यूशन बताए हैं। फिर तीसरा है इसमें संकेत करना कि उन विकल्पों में से किसे चुनना अभीष्ट होगा। मतलब कि ये भी बताना साथ साथ कि जो उसने विकल्प दिए, जो ऑप्शन दिए, उनमें से किस विकल्प को चुनना, किस ऑप्शन को चुनना सबसे ज्यादा सही होगा। इस तरह के संकेत देते हुए समुचित तर्क प्रस्तुत करना, यानी कि अपने तर्कों के आधार पर उसको बताना, जो मतलब उसने बता तो दिया कि कौन सा विकल्प अच्छा होगा चुनने के लिए, ऐसे ही नहीं बता देना, उसमें तर्क भी देना अपना, क्यों चुना है उसने ये विकल्प, क्यों बताया है, जिससे संबंध अधिकारी सारी बात को उसमें निहित समस्याओं को पूरी तरह समझ सके। तो ये सब टिप्पणी में ध्यान रखने लायक बातें होती हैं। इस तरह टिप्पणी में संबद्ध विषय की पिछली जानकारी भी होती है और आगे का समाधान के लिए भी सुझाव होता है। तो आपको समझ में अगर टिप्पणी इस तरह से लिखी जाती है, अभी हम आगे टिप्पणी लिखने का जो तरीका है, नमूना है टिप्पणी का, वो भी देखेंगे और टिप्पणी लिखने का तरीका भी देखेंगे। तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि पहले की जानकारी, पिछली जानकारी भी होती है और आगे का समाधान जो होता है, सोल्यूशन जो होता है वो भी होता है। अब टिप्पणी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है तो उसके बारे में है ये। टिप्पणी लिखते समय सबसे पहली जो बात का ध्यान रखा जाता है वो है स्वतःपूर्ता। टिप्पणी लेखक को ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रस्तुत पत्र में जो स्थिति सामने रखी गई है या जो प्रश्न उठाया गया है उसका समाधान आवश्यक है और उसे अपनी टिप्पणी में समाधान अवश्य सुझाना चाहिए। मतलब जो भी व्यक्ति टिप्पणी लिखा है उसको जो भी समाधान है उसको सुझाना चाहिए, समाधान के बारे में बताना चाहिए और जो प्रश्न उठाए गए हैं, जो स्थिति सामने है, उन सबको प्रस्तुत करना चाहिए अपने पत्र में। जो भी पत्र में प्रस्तुत स्थिति है या फिर जो भी उसको अपने टिप्पणी में बताना चाहिए कि वो जरूरी है और उसका समाधान सुझाना भी चाहिए। और नहीं तो टिप्पणी लिखने का कोई फायदा नहीं होगा अगर वो यही नहीं बताएगा कि उसने टिप्पणी क्यों लिखी है या फिर वो जो पत्र है, पत्र में क्या समस्या है वो ही नहीं बताएगा और उसका सुझाव भी नहीं सुझाएगा तो वो टिप्पणी का कोई मतलब थोड़ी ना हो जाएगा। तो इसलिए समाधान जो है वो पूरा अपने आप में पूरा होना चाहिए। मतलब कि समाधान इस तरह का होना चाहिए कि वो पूरा हो, ऐसा नहीं कि आधी अधूरी बात कर दी, पढ़ने वाले को समझ ही ना आए। फिर संक्षिप्तता। तो जो टिप्पणी में है, टिप्पणी इस तरह से लिखी जानी चाहिए कि उसको संक्षेप में अपनी बात कहे। तीन के पूरा लंबा चौड़ा करके बहुत लंबी सी लिख दी, संक्षेप में कहना चाहिए, प्रभावपूर्ण ढंग से लिखना चाहिए और भाषा तार्किक होनी चाहिए, यानी कि फैक्ट के आधार पर बताना चाहिए उसको, अपनी सारी बातें फैक्ट के आधार पर प्रस्तुत करनी चाहिए और प्रभावपूर्ण ढंग से। भाषा इस तरह की होनी चाहिए कि प्रभाव पड़े किसी व्यक्ति पर कि हाँ ये समस्या है तो उसका सोल्यूशन भी करना चाहिए। संबद्ध अधिकारी के पास जब टिप्पणी जाएगी तभी तो वो उसका सोल्यूशन के बारे में ढूंढेगा, सोल्यूशन के बारे में सोचेगा पहले। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि वो सोचे उस बारे में, प्रभावपूर्ण भाषा होनी चाहिए, संक्षेप में होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा विस्तार से पढ़ सके, तो इसलिए छोटे अल्फाजों में, छोटे शब्दों में बात होनी चाहिए, संक्षेप में होनी चाहिए। फिर तार्किक विचार क्रम। जो टिप्पणी होनी चाहिए वो क्रम में होनी चाहिए। पूरी टिप्पणी में विचार स्तर पर एक पूर्वापर क्रम होना चाहिए।
पिछला संदर्भ प्रस्तुत प्रश्न की चर्चा भावी कार्रवाई, यानी कि पिछला संदर्भ देना चाहिए। अगर उस टिप्पणी से मतलब उस पत्र जो आपकी आई है जिस पर कार्रवाई चल रही है, जिसकी टिप्पणी बनाई जा रही है, उससे पहले उसी से रिलेटेड अगर कोई दूसरा पत्र आया है या फिर आपकी आई है तो उसके बारे में बताना चाहिए। फिर जो उस टिप्पणी में बात की गई है, यानी कि जो उस पत्र में समस्या उठाई गई है, जो प्रश्न उठाया गया है, उसके बारे में बताना चाहिए। उसके आगे की कार्रवाई क्या होनी चाहिए इसके बारे में बताना चाहिए। तो ये हमारे तार्किक विचारक्रम हो गया। अब स्पष्टता, तो उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, भाषा सरल, स्पष्ट और संयत होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की भ्रांति की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ना ही अर्थ की कोई दुविधा होनी चाहिए, मतलब इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए कि व्यक्ति को आसानी से समझ आ सके। अब इसके बाद है तटस्थता। तटस्थता मतलब टिप्पणी में किसी अधिकारी या संस्था या अन्य किसी व्यक्ति के प्रति कोई व्यक्तिगत आपेक्ष नहीं होना चाहिए। यानी कि टिप्पणी जो होती है वो व्यक्तिगत नहीं होती है, टिप्पणी जो होती है वो वस्तुनिष्ठ होती है। वस्तुनिष्ठ होती है तो इसके किसी व्यक्ति के या फिर किसी संस्था के या फिर किसी अधिकारी के प्रति आक्षेप नहीं होना चाहिए, यानी कि पर्सनल खुन्नस हम कहते हैं, पर्सनल खुन्नस वो नहीं होनी चाहिए। किसी बात पर अनावश्यक या अतिरिक्त बल देने का प्रयास नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष रूप से टिप्पणी में जो भी तथ्य हैं और जो भी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है वो निष्पक्ष रूप से होना चाहिए, यानी कि किसी एक चीज का या फिर एक संस्था का, एक व्यक्ति का पक्ष लेना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। और टिप्पणी में इसे एक और चीज इंपॉर्टेंट बताई जा रही है, टिप्पणी में मैं या मैंने का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि टिप्पणी जो होती है वो व्यक्तिगत नहीं होती है, व्यक्ति या फिर व्यक्तिगत नहीं होती है, वो वस्तुनिष्ठ होती है, वो सबकी तरफ से, पूरी संस्था की तरफ से होती है। तो इसलिए इसमें मैं या मैंने का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो ये आपको समझ आ गया होगा। टिप्पणी लिखने के नमूने के बारे में बात हो रही है, यानी कि टिप्पणी लिखने का तरीका क्या होता है। टिप्पणी लिखते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, तो ये हो गई। अब इसके बाद टिप्पणी लिखने का तरीका क्या होता है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसमें ये बताया जा रहा है, सबसे ऊपर कार्यालय का नाम, अनुभाग का नाम लिखा होता है जिसमें टिप्पणी लिखी जाती है। पहले से ही कार्यालय का नाम और अनुभाग का नाम लिखा होता है, पहला ये है। और टिप्पणी जो होती है, एक चीज मैं बताना भूल गई आप लोगों को, टिप्पणी जो होती है वो खास तरह के कागज पर लिखी जाती है, जिसे हम नोट शीट कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है नोट शीट पर लिखी जाती है टिप्पणी। नोट शीट होती है उसी पर टिप्पणी लिखी जाती है, ये खास तरह का कागज होता है। नोट शीट में बाईं और हाशिया होता है, मतलब कि ऐसे तो लाइन खींची होती है उसको हाशिया बोलते हैं, तो वो होता है लाइन खींची होती है, उसमें कार्यालय का नाम कार्यालय का नाम लिखा होता है, अनुभाग का भी नाम लिखा होता है, और फिर उसके बाद टिप्पणी लिखी जाती है उस कागज पर। दूसरा पॉइंट इसका आएगा हमारा फिर पावती, सॉरी पावती नहीं है, ये आपती है। जो आपती है पत्र, यानी कि पत्र जो प्राप्त हुआ है आपती, ये गलत लिखा है, पावती नहीं होगा, ये आपती होगा, आप ठीक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो आपती का क्रमांक लिखा होना चाहिए, यानी कि सीरियल नंबर लिखा होना चाहिए, तारीख होना चाहिए, उन सबका उल्लेख होना चाहिए। फिर तीसरा मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से क्रमानुसार लिखा होना चाहिए, लाइन वाइज लिखा होना चाहिए। तो सबसे पहले लाइन में आता है आपती का विषय, किस विषय, आपती का विषय क्या है, उस पत्र का विषय क्या है, समस्या क्या है, उसके बारे में पता होना चाहिए, लिखना चाहिए पहले। फिर दूसरे पैराग्राफ में आएगा कारण, कारण क्या है उस पत्र को लिखने का, वो आना चाहिए। फिर तीसरा आएगा नियम, उस पत्र से संबंधित और उसके सोल्यूशन से संबंधित जो नियम है उनके बारे में यहाँ पर बताना चाहिए तीसरे पैराग्राफ में। चौथे पैराग्राफ में आएगा कार्यालय में कार्य स्थिति, कार्यालय में कार्य स्थिति तो होती है उसके बारे में। और फिर पांचवा का लास्ट में आएगा सुझाव, तो सुझावों के बारे में बताना चाहिए। पहले पैराग्राफ को छोड़कर अन्य सभी पैराग्राफों पर संख्या डाली जाती है, यानी कि पहला पैराग्राफ आपसी का विषय, ये हो जाएगा हमारा पहले पैराग्राफ, तो इसको छोड़ देंगे और बाकी सब में फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, ऐसे पैराग्राफ बनेंगे, थर्ड ये वाला हो जाएगा और फोर्थ ये वाला हो जाएगा। तो इस तरह से पैराग्राफ होंगे, बाकी के पैराग्राफों में पत्र संख्या डाली जाएगी। अब चौथा है टिप्पणी के अंत में सहायक बाईं और तारीख सहित हस्ताक्षर करता है और अनुभाग अधिकारी को प्रस्तुत करता है। राजपत्रित अधिकारी टिप्पणी के दाईं और हस्ताक्षर करता है और अराजपत्रित अधिकारी बाईं ओर, यानी कि अंत में टिप्पणी के बाईं ओर तारीख डालकर उसके साथ साइन किए जाते हैं। राजपत्रित जो अधिकारी होता है वो दाईं ओर साइन करता है, राजपत्रित जो होता है वो बाईं ओर करता है, और जब साइन हो जाते हैं तो फिर अनुभाग अधिकारी के सामने पेश किया जाता है। और फिर लास्ट है इसमें फाइल जिस अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है उसका पदनाम लिखकर रेखांकित कर दिया जाता है, जिसे मार्क करना कहा जाता है। तो जिससे अभी मैं आपको ये नमूना दे रखा है, मैं नमूने के बारे में दिखाऊंगी। तो अभी मैं ये बता देती हूँ पहले कि जिस भी अधिकारी का नाम लिखी जाता है टिप्पणी, उसका पद भी लिखा जाता है, उसका नाम भी लिखा जाता है, और फिर उसमें उसको रेखांकित कर दिया जाता है, मतलब कि उसके नीचे लाइन डालकर और फिर वो टिप्पणी को दे दिया जाता है। तो सबसे पहले नाम आगे छपा हुआ होता है टिप्पणी के, दूसरा क्रम संख्या आ गई, और तीसरे में ये आ जाएगा विभाग का नाम, चौथे में फिर यहाँ से हमारी पूरी टिप्पणी स्टार्ट हो जाएगी, इस तरह से लिखी जाती है। लास्ट में यहाँ पर जिसने भी लिखा है उसका हस्ताक्षर हो जाएंगे और फिर उसके बारे में लिखा जाएगा, डेट लिखी जाएगी, और फिर यहाँ पे अनुभाग अधिकारी के बारे में, अगर जिस भी अनुभाग अधिकारी को दे रहा है उसका नाम और पद आ जाएगा यहाँ।
तो इस तरह से हमारी टिप्पणी कंप्लीट हो जाती है। इस तरह तैयार की गई टिप्पणियां जब अनुभाग अधिकारी को प्रस्तुत कर दी जाती है तो अनुभाग अधिकारी उसे सावधानी पूर्वक पढ़ता है। यदि अपनी ओर से कुछ जोड़ना चाहता है या कोई सुझाव देना चाहता है तो देकर उसे शाखा अधिकारी के पास भेज देता है। आपको समझ आ होगा, जब अनुभाग अधिकारी के पास टिप्पणी आ जाती है तो वो उसको पढ़ता है अच्छी तरह से। अगर उसको कुछ जोड़ना होता है तो जोड़ देता है, अगर वो उस बात से सहमत नहीं होता है जो टिप्पणी में लिखी है तो उसमें वो अपनी राय भी लिख देता है, अपने जो विचार है वो लिख देता है और फिर उसका आगे के अधिकारी के पास भेज देता है। जिन मामलों को निपटाने में अनुभाग अधिकारी स्वयं सक्षम होता है उन्हें आगे ना भेजकर वह स्वयं ही उन पर निर्णय दे देता है। मतलब कोई ऐसा मामला है जो अनुभाग अधिकारी नहीं सुलझा सकता है तो तभी वो टिप्पणी को आगे भेजेगा। अगर वो कोई मामला खुद ही सुलझा सकता है तो वो फिर उस पर खुद ही कार्रवाई शुरू कर देगा, खुद ही काम करेगा। अब इसके बाद आएंगे टिप्पणियों के प्रकार। तो टिप्पणियों के प्रकार क्या होता है, पहले ये आप देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे। नॉर्मल सी जो अभी हमने जिस टिप्पणी की बात की उसको हम नैमिक टिप्पणियां कहते हैं, उसमें इसके बारे में यही बताया जा रहा है। तो ये थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिएगा। मैंने नैमिक टिप्पणियों के बारे में तो बता दिया, अभी आगे की आदेशात्मक टिप्पणियां। तो आदेशात्मक टिप्पणियां कौन सी होती है, जब कोई अधिकारी या फिर कोई संस्था आदेश देती है उन्हीं को ही आदेशात्मक टिप्पणी कहा जाता है। तो ये आदेशात्मक टिप्पणी नाम से पता चल जाएंगे। फिर इसके बाद अधिकारी स्तर पर टिप्पणियां। तो अधिकारी स्तर पर दो तरह की टिप्पणियां होती है। कभी वह सहायक स्तर की टिप्पणी के सामने पूर्व दृष्टिकोण पर आधारित होती है और दूसरी स्वतंत्र टिप्पणियां होती है। स्वतंत्र टिप्पणियां होती है दूसरी, और पहली टिप्पणियां सहायक स्तर की टिप्पणियां होती है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। आपसी पर आधारित ना होगा, प्रशासनिक आवश्यकता पर आधारित होती है। जो स्वतंत्र टिप्पणियां होती हैं वो आपसी पर आधारित नहीं होती बल्कि प्रशासन पर आधारित होती हैं। प्रशासन की जो भी जरूरत होती है उन पर आधारित होती है स्वतंत्र टिप्पणियां। और जो स्वतंत्र टिप्पणियां होती हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं, यानी कि स्वतः पूर्ण होती हैं। अंतर्विभागीय टिप्पणी का इस्तेमाल दो विभागों के बीच होता है। जो अंतर्विभागीय टिप्पणियां होती है उनका इस्तेमाल दो विभागों के बीच होता है और टिप्पणी का क्रमिक सार दूसरा हो जाएगा इसका। ये टिप्पणियों का क्रमिक सार क्या होता है तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। जब फाइल सचिव द्वारा अपने मंत्री के पास भेजी जाती है तो नीचे से चली आ रही सभी टिप्पणियों का सार लगभग एक पन्ने में तैयार किया जाता है, क्योंकि पूरे पत्र व्यवहार और टिप्पणियों को पढ़ने का समय अक्सर उनके पास नहीं होता। तो इसलिए इसी को ही क्रमिक सार कहा जाता है, टिप्पणियों का क्रमिक सार। जब किसी बड़े मंत्री के पास, सचिव के पास टिप्पणियां भेजी जा रही हैं तो जितनी भी टिप्पणियां हैं उन सबका एक सार तैयार कर लेते हैं। उन सभी को संक्षेप में लिख लिया जाता है, उन सभी का सार तैयार कर लिया जाता है और फिर उसके बाद उसको भेज दिया जाता है सचिव के पास, क्योंकि सचिव के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उसको पढ़े। तो इसलिए उनको एक उसमें लिखकर, क्रम में लिखकर और फिर उसको भेजा जाता है और इसी को हम टिप्पणी का क्रमिक सार कहते हैं। तो गाइस हमारा ये जो टॉपिक है यहाँ पर फिनिश हो जाता है और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा मसौदा लेखन। ये नमूने दे रखे हैं तो उसके बारे में आप देख लीजिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अभ्यास आ गया और उसके बाद हमारा मसौदा लेखन या फिर प्रारूपण आ जाएगा। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो गई है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।